चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, आपका स्वागत है बुलेट ट्रेन सीरीज में, जिसमें हम नीट 50 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम हर चैप्टर की पीवाईक्यूज कर रहे हैं, हर चैप्टर के फॉर्मूले ट्रिक कंसेप्ट कर रहे हैं। पहली वीडियो आती है हर चैप्टर की फॉर्मूले ट्रिक कंसेप्ट, देन उसके बाद आती है फटाफट से क्या, पीवाईक्यू। तो आप इस चैनल पे पीसीएमबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शशांक शर्मा, आपका भाई शैंकी भाई, जिसके साथ आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, क्या क्या कंसेप्ट है, आइए फटाफट से ग्रेविटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया m1 m2। क्या कह रहे हो, न्यूटन पे उस दिन सेब की जगह कुछ और चीज गिर जाती, किस्सा ही खत्म हो जाता ना। ना, नंबर दिलवा के जाएगा चैप्टर, पढ़ लो यार, अच्छा चैप्टर है, आराम से नंबर दिलवाएगा। दो मासेस है m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो आपको बताना है इन दोनों मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगती है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो दो मासेस के बीच की फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और यह फोर्स लगती है सेंटर से सेंटर तक। कहां से कहां तक लगती है, सेंटर से सेंटर तक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना है, ये एक मास है और मुझे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे निकालनी है या इस पॉइंट पर, तो मुझे सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पॉइंट P पर ग्रेविटी आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर। S पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी G कैपिटल M अपॉन वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अगर आपसे कहा जाए क्या फर्क पड़ता है हाइट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, हाइट या एल्टीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, इफेक्ट ऑफ हाइट। तो ध्यान से देखिएगा, सरफेस पे अगर ये अर्थ मान लो, तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी होती है G, और आपको हाइट पर ग्रेविटी GH बतानी है। कितनी हाइट है, ये सरफेस से कितना ऊपर है, H ऊपर है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेविटी कम होती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हैं, अगले पेज पे आपको दिखाता हूं ढंग से। दो फॉर्मूले होते हैं हाइट के, हाइट वाली ग्रेविटी निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला GH इज इक्वल्स टू G 1 माइनस 2H अपॉन R। अगर 2H की वैल्यू R से ज्यादा है या बराबर है, मतलब सपोज करो मुझे 40 किलोमीटर की हाइट पर ग्रेविटी निकालनी है और अर्थ का रेडियस आप सब जानते हो 6400 किलोमीटर, तो हाइट का डबल करूंगा तो ये तो 80 किलोमीटर आ गया। तो डबल करने पर ये R से अभी क्या आ रहा है, कम, डबल करने पर R से कम आ रहा है, तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा अगर हाइट का डबल करने पर R से कम आ रहा है। हाइट का डबल करने पर अगर R से ज्यादा आए, बराबर आए, तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज होता है। यह ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर किसी क्वेश्चन में हाइट ही पूछ ली जाए तो कंपेयर कैसे करेंगे, हाइट को डबल करके तो कर ही नहीं सकते। फिर अगर हाइट ही पूछ ली तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है, फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ग्रेविटी घटेगी। डेप्थ की बात करते हैं, अगर आप डेप्थ में जा रहे हो तो डेप्थ में जाते हुए ग्रेविटी का क्या कंसेप्ट होता है, सरफेस पे ग्रेविटी होती है G, और आप जा रहे हो अब नीचे, आप कितना नीचे चले गए, D, आप डिग करके नीचे चले गए D। तो यहां पे इस पर्टिकुलर होल में, माइन में, यहां पे ग्रेविटी हो गई GD। कमाल की बात यह है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी आप नीचे जाओगे, ग्रेविटी कम होती जाएगी।
यानी सरफेस से ऊपर जाने पर भी ग्रेविटी कम होती है और सरफेस से नीचे आने पर भी। यहां ग्रेविटी का एक ही फॉर्मूला होता है, 1 माइनस डी अपॉन आर। जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। जब आप ऐसे डिग करते 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 सेंटर पे पहुंच जाओगे तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। सेंटर पे पहुंचकर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि सेंटर पे पहुंचने के लिए आपने जो डेप्थ ली है वो रेडियस के बराबर ली है। तो डी की जगह आप क्या लिखोगे, आर, आर से आर कट गया, 1, 1 माइनस 1 0, तो सेंटर पे ग्रेविटी जीरो। तो इसका मतलब अगर आप मुझसे कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ बनाओ, सेंटर से, सेंटर ऑफ प्लेनेट से लेकर सरफेस से लेकर आउटसाइड तक, तो कैसा बनेगा? मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है और उसके बाद सरफेस पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। सेंटर से सरफेस तक पहुंचते पहुंचते धीरे 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 ग्रेविटी बढ़ती जाती है, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है, और सरफेस से और ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी घटने लगेगी, ग्रेविटी घटने लगेगी। ये ग्राफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आ गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ आ गया। इसके बाद है शेप का क्या इफेक्ट होता है ग्रेविटी पर। तो ध्यान से देखिएगा, शेप का क्या इफेक्ट होता है ग्रेविटी पर। तो शेप का इफेक्ट हमारे पास होता है ग्रेविटी पर, अर्थ की शेप स्फेरिकल नहीं होती, एलिप्टिकल होती है। ठीक है, रेडियस दोनों तरफ बराबर नहीं होते, इक्वेटर का रेडियस बड़ा होता है पोल के रेडियस से अबाउट 21 किलोमीटर, लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा बड़ा होता है। और ग्रेविटी का फॉर्मूला भी आपने बेसिक फॉर्मूला देखा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां का रेडियस बड़ा होगा वहां की ग्रेविटी कम, रेडियस इक्वेटर का ज्यादा है तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है एज कंपेयर टू पोल। इसका मतलब सरफेस पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, लेकिन सरफेस पर भी सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां होती है, पोल पे एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, रोटेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और आपको इस जगह ग्रेविटी बतानी है, इस पर्टिकुलर जगह पर, यहां पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटी होगी जीपी इज इक्वल्स टू जी पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा ये एंगल हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, और आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास हो गया। अगर पोल पर ग्रेविटी निकालनी है, पोल पर, इसी पॉइंट को मैं पोल पे ले गया तो जो लैम्डा है वो 90 हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है, 0, जिसकी वजह से पोल पर ग्रेविटी बिल्कुल जी पोल इसलिए लिखा था मैंने, बराबर आ गई इसके। इक्वेटर पे निकालनी है ग्रेविटी इसी फॉर्मूले से, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होके कहां जाएगा, इक्वेटर पे। तो इसका मतलब ये जो लैम्डा है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0। लैम्डा 0 होने का मतलब कॉस 0 होता है 1, तो जी पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेटर पे ग्रेविटी आ गई। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बिल्कुल ये एक प्लेनेट है, प्लेनेट या बॉडी है, यहां तक ये अपना इफेक्ट दिखा रही है। ये एक प्लेनेट है या बॉडी है, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है जहां तक ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक प्लेनेट है उसकी ग्रेविटेशन फील्ड की लिमिट ही नहीं है, दूर अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड है, कॉमेट है, वो उसे खींचे जा रही है, आजा बेटा इधर आजा। नहीं, हर प्लेनेट की एक लिमिट होती है। अगर ऐसा ना हो, लिमिटलेस रहे, तो हम अर्थ पे रह रहे हैं, इधर से एक एस्ट्रॉइड गिरी, कॉमेट गिरी, ओ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, ये प्लेनेट है, ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और जितनी ताकत से कोई प्लेनेट चीजों को खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला छोटे जी जैसा जीएम अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। चलिए आगे देखते हैं।
ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर मेरे पास ये एक मास है और मुझे इसका पोटेंशियल यहां पे बताना है, देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से कि फॉर्मूले रिकॉल कर रहे हैं। अगर ये चैप्टर पढ़ रहे होते तो हम बहुत लंबा खींचते एक चीज को, कंसेप्ट को समझने के लिए। अब सिर्फ रिकॉल है, 4 मई के हिसाब से रिकॉल है, ध्यान रखना। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास यहां पे लगेगा -gm/r। यहां पे निकालना है पोटेंशियल, यहां तक की दूरी x है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा -gm/x। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है और इसके आसपास बहुत सारे मासेस हैं, 3 मास है, और मुझे नेट पोटेंशियल P पे निकालना है, P पे नेट पोटेंशियल, तो बस मुझे इन सभी मासेस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना होगा और सबका पोटेंशियल प्लस करना होगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो क्या हो जाएगा, -gm/x -gm/y m2 अपॉन y -gm3/z, सबको प्लस कर देंगे। पोटेंशियल स्केलर है, इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी, याद रखने वाली चीजें हैं, बिल्कुल याद रखते चलीजिए सारी चीज, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया। इसी का सिमिलर होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा ही है, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी 2 मासेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखिएगा, -gm1m2/r, -gm1m2/r। देखते रहिए। अगर सपोज कीजिए मेरे पास ये ट्राइंगल है m1 m2 m3 r1 r2 r3, और मुझसे कहा जा रहा है इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो जितने पेयर्स बन सकते हैं मासेस के, मुझे वो सारे लेने पड़ेंगे। कितने पेयर बन सकते हैं, 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1। फॉर्मूला लगा दो, -gm1m2/m1 के बीच की दूरी कितनी है, r1, -gm2m3, इनके बीच की दूरी कितनी है, r3, -gm3m1, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r2। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे पास। सपोज करो अगर आपके पास ये एक बॉडी है m1 m2 m3 m4 r1 r2 r3 r4, तो मुझे क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, नेट पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4 1, 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4 1, और ये भी तो पेयर बनेंगे 1 3 और 2 4, 1 3 प्लस 2 4। तो जितने पेयर्स बन सकते हैं वो सारे लेने पड़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब एक और काम की बात बताता हूं, उसे देखना। देखो, अगर मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला दे रखा है -3x³ प्लस 4x² प्लस 2, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम x की टर्म्स में, करते जाओ बताता हूं फिर। -9x² प्लस 8x, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है -dV/dr, यहां पे x है तो इसलिए -dV/dx। इंटेंसिटी डायरेक्ट निकल सकती है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो और उसके आगे माइनस लगा दो, ये आ गया आंसर मेरे पास इंटेंसिटी का। फिर सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपके पास कुछ भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, आप उस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना, du/dx 9x² प्लस 2 प्लस 12x², अच्छा सारे स्क्वायर ही दे दिए मैंने, ठीक है कोई नहीं, ये कर दिया। फिर फोर्स निकल सकती है -du/dx करके, और जो फोर्स आएगी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स क्या है, 0, यानी आप डायरेक्ट -du/dx को क्या कर दो, 0, दैट मींस du/dx को 0 कर दो। अगर du/dx करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है।
ये भी याद रखना, ये वाली इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। पोटेंशियल हो गया, फील्ड हो गया, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, मैंने किसी प्लेनेट से एक बॉडी को लॉन्च किया, चाहे ऐसे लॉन्च करो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे। ये भी बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो अलग वेलोसिटी होगी, ऐसे अलग नहीं। नहीं, आपने किसी प्लेनेट से बॉडी को लॉन्च किया कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, तो हमारे लिए तो गायब हो गई ना, एस्केप कर गई। जैसे जेल से एस्केप कर जाते हैं, ऐसे ही प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या कर गई बॉडी, एस्केप। बॉडी का मास स्मॉल एम, प्लेनेट का रेडियस आर। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2 GM अपॉन कैपिटल आर। याद रखना, m प्लेनेट का मास है और r प्लेनेट का रेडियस। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी जिस बॉडी को फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। चाहे हल्की बॉडी फेंको चाहे भारी बॉडी, आपको सेम वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, तभी वो ग्रेविटेशन फील्ड पार करेगी। अर्थ की, अच्छा अगर छोटे जी की टर्म्स में निकालना हो, छोटे जी की टर्म्स में, तो जी का फॉर्मूला क्या सिखाया था, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो GM की जगह क्या लिख सकते हो, GR²। यहां प्लेस कर दो तो आपके पास आ गया √2 GM की जगह GR² अपॉन आर, तो क्या बन गया √2 GR। ये भी फॉर्मूला होता है अर्थ की। अगर अर्थ पे से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना हो तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी याद रखना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट हम देख लेते हैं, सैटेलाइट के कुछ फॉर्मूले काम आएंगे, ध्यान दीजिएगा। सैटेलाइट देखो क्या कंसेप्ट है, ये एक प्लेनेट है, इसके चारों तरफ ये छोटी सी बॉडी घूम रही है, इसे हम सैटेलाइट बोलेंगे। जिस रास्ते पे घूम रही है वो ऑर्बिट, उस ऑर्बिट का रेडियस ऑर्बिटल रेडियस, प्लेनेट का रेडियस कैपिटल आर, कितनी हाइट पे घूम रही है h। इसका मतलब स्मॉल आर बराबर किसके होगा, r प्लस एच के। स्मॉल आर बराबर किसके होगा, r प्लस एच के। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एस्केप वेलोसिटी, ओ सॉरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस। जिस रफ्तार से ये घूम रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान समझना। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √GM अपॉन आर। जरा समझना, एस्केप से लिंक मत कर देना, वहां कैपिटल आर आ रहा था और 2 भी आ रहा था। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √GM अपॉन आर, मास प्लेनेट का जिस भी बॉडी के चारों तरफ घूम रही है, आर रेडियस नहीं है, ये ऑर्बिटल रेडियस है। यहां पे चाहे हल्की बॉडी घूम रही हो चाहे भारी सैटेलाइट हो, अगर एक ही ऑर्बिट में घूम रही है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है जी, कितने टाइम में एक चक्कर लगाएगी, ठीक है, ये तो कैपलर लॉ वाला ही याद कर लेना, अभी कैपलर पढ़ाऊंगा तो वो दो याद करने की जरूरत नहीं है, वही याद कर लेना। T² 4π² अपॉन G मास प्लेनेट इनटू ऑर्बिट का क्यूब, जिस ऑर्बिट में घूम रही है। तो टाइम पीरियड आप वैसे अगर इस फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 2πr³ अपॉन GM। मैं तो कहूंगा कैपलर के हिसाब से याद कर लेना कि T² = KR³। ठीक है, एक ही फॉर्मूले है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया जाए, एंगुलर मोमेंटम तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और v आपने पढ़ लिया ऑर्बिटल वेलोसिटी √GM अपॉन आर इंटू आर। अब इस आर को अंदर ले आओ, r², वो तो सॉल्व हो जाएगा फिर तो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे कहा जाए बाइंडिंग एनर्जी, तो पहले मैं टोटल एनर्जी बता दूं, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी बता दूं, वो देख लेना एक बार पहले, फिर बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की ½ v ऑर्बिटल है तो ½mv0 का स्क्वायर, तो GM अपॉन आर, रूट हट गया ना स्क्वायर से, तो आ गया GMM अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अभी आप पीछे पढ़ के आए हो, -GMM अपॉन आर।
दोनों को प्लस कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी GMM अपॉन 2R बस माइनस का आता है। इसका मतलब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं, बस किसका अंतर होता है, माइनस का। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी से, ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी से। बाइंडिंग एनर्जी, जब सैटेलाइट खराब हो गई उसे उसकी ऑर्बिट से अब हम फेंकना चाहते हैं हटा के, तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। सैटेलाइट खराब हो गई, ऑर्बिट से हटाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वर्क डन करना है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, बिल्कुल फॉर्मूला बराबर होता है, बस माइनस की जगह प्लस होता है। यानी आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है बाइंडिंग एनर्जी। याद रखना सारी बातें, ठीक है। आपको पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट क्या होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट पे घूमती है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो स्टेशनरी है, बट वो मूविंग होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूमती है, बट वो लगता है जैसे स्टेशनरी है, क्योंकि उसका एक चक्कर जो आपके पास होता है 24 घंटे का होता है, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे वो घूमती है, हाइट इसकी 36,000 किलोमीटर होती है। ये इसका टाइम पीरियड 24 घंटे लगता है एक चक्कर लगाने में, तो हमें अर्थ से देखने पर एक ही जगह रुकी हुई लगती है, क्योंकि अर्थ भी अपनी एक्सिस पे 24 घंटे पे, सपोज करो मेरी उंगली है, इस उंगली के सामने ये सैटेलाइट है, ध्यान देना, इस उंगली के सामने सैटेलाइट है, अर्थ भी अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूम रही है और ये सैटेलाइट भी, तो ये तो ऐसा लगेगा ना यहां से देखने पर बिल्कुल सामने है, तो हमें लगेगा स्टेशनरी है। बट क्योंकि वो हम भी घूम रहे हैं और ये भी, जैसे आप दो जने बस में जा रहे हो, आपके साथ आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो आप जिस रफ्तार से चल रहे हो उतनी रफ्तार से आपका दोस्त चल रहा है, क्योंकि बस सेम रफ्तार से चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा साथ में बैठा हुआ दोस्त स्टेशनरी है। बट एक्चुअली बाहर से देखने वाले के लिए आप भी मोशन में हो, आपका दोस्त भी मोशन में है, लेकिन दोनों का मोशन सेम है, तो इसलिए स्टेशनरी लगता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी कंसेप्ट यही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक्चुअली सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं होती है, मूविंग होती है, बट इसका एक चक्कर 24 घंटे में लगता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है, तो लगता है जैसे स्टेशनरी हो। पोलर सैटेलाइट ज्यादा ऊंची नहीं होती, पोलर सैटेलाइट 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है, 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है, अबाउट पोल्स घूमती है, पोल्स के अबाउट घूमती है ये, ठीक है। और इसका एक चक्कर अबाउट 90 मिनट्स का होता है, 1.5 घंटे का अबाउट अप्रोक्सीमेटली इसके हिसाब का होता है, ठीक है। ये पोलर सैटेलाइट होती है। कैपलर्स के लॉ सुन लेते हैं जल्दी से। कैपलर्स के लॉ क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, जरा देख लेते हैं। कैपलर का पहला लॉ कहता है सन अपने पॉइंट पे स्टेशनरी है, जिसके दोनों तरफ, सारी तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अपनी अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये स्टेशनरी है और ये चारों तरफ घूमते जा रहे हैं। कैपलर्स का सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ को एरिया लॉ बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, ये एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। कैपलर्स का सेकंड लॉ कहता है अगर एक प्लेनेट को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा है t1 और सेम प्लेनेट को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा है t2, तो सन के साथ प्लेनेट ने एरिया कितना स्वैप किया, कितना एरिया बनाया, ए से बी जाने में सन के साथ प्लेनेट ने इतना एरिया बनाया, फिर सी से डी जाने में प्लेनेट ने सन के साथ इतना एरिया बनाया। अगर ये दोनों टाइम बराबर है, ए से बी जाने का टाइम और सी से डी जाने का टाइम, तो दोनों सेक्टर्स के एरिया भी इक्वल होंगे, एरिया ए ओ बी और एरिया सी ओ डी बराबर होंगे। ये सेकेंड लॉ है। और थर्ड लॉ, कैपलर्स का थर्ड लॉ ध्यान दीजिएगा, थर्ड लॉ कहता है एक चक्कर लगाने में प्लेनेट को जितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के सेमी मेजर एक्सिस के रेडियस के, मेजर वाले, क्योंकि यहां एक मेजर होती है एक माइनर, तो मेजर वाले का प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटते ही कांस्टेंट आ जाता है, जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया, 4π² gm। मास जो लेते हैं प्लेनेट का नहीं आता, सन का आता है। इसमें हमेशा याद रखना कि जो अगर एक ही मास हो फॉर्मूले में,
तो मास होता है जो सेंट्रल बॉडी है जिसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रही है तो मास प्लेनेट का आएगा। सन के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहा है तो मास सन का आएगा। हमेशा ये बात रखना याद। अच्छा, एक बड़ा एडवांस क्वेश्चन आता है, इसमें बदल देते हैं वो टी स्क्वायर वाले में, वो याद कर लेना। आप ये याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है अगर ये गोल गोल घूमता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है और अंदर की तरफ खींच कौन रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बराबर होती है। आएगा आपके पास एक क्वेश्चन, मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट में पीवाईक्यूज में, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर अगर किसी तरीके से अलग तरीके से हो तो कैसे सॉल्व की जाती है, क्या क्या कंसेप्ट होता है। अभी मैंने सारे फॉर्मूले आपके सामने डिस्कस कर दिए, अपने फटाफट से फॉर्मूले रिकॉल कर लो, क्योंकि 4 मई को आपको ही डॉक्टर बनना है। हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने शंकी भाई का साथ निभाते रहो, मैं आपका साथ निभाता रहूंगा, डरने की बात है नहीं। कमेंट में लिख दिया करो कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगी, शंकी भाई आपके साथ है। टेलीग्राम चैनल पे सारे असाइनमेंट्स आ गए हैं, टेस्ट आपने देख ही लिया होगा कि टेस्ट भी आया था चैप्टर 1 2 3 4 5 का टेलीग्राम चैनल पे। चलिए जल्दी से जल्दी मिलते हैं, तब तक ये निपटा के रखिए, अपना ध्यान रखिए, बाय देन।